नदी के किनारे बसा था सोनखेड़ा गांव। न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। सुबह यहाँ धूप धीरे उतरती थी और शाम को हवा खेतों से होकर घरों में आती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। यहीं रहता था जगन, करीब 40 साल का किसान, जिसकी जिंदगी मेहनत से चलती थी और उम्मीद से टिकी रहती थी। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी सरोज। मुर्गे की बांग के साथ जगन की आंख खुलती है। वो खाट पर बैठ जाता है, कमर सीधी करता है और लंबी सांस लेता है। सरोज, उजाला फैल गया क्या बाहर? हाँ जी, फैल गया है। अगर अभी नहीं निकले तो खेत में धूप चढ़ जाएगी। जगन बाहर आता है, हाथ मुंह धोता है। आज रोपाई पूरी करनी है। दोपहर को खाना वहीं ले आना। और हाँ, पानी ज्यादा रखना, कल से गर्मी बढ़ गई है। आप चिंता मत कीजिए, सब समय से पहुंचा दूंगी। जगन कुदाल उठाता है और खेत की ओर चल पड़ता है। जगन खेत पहुंचता है और खेत के काम करने लगता है। पीठ झुकती है, हाथ कांपते हैं, लेकिन काम नहीं रुकता। अगर इस बार फसल ठीक निकली तो पुराने कर्ज से थोड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो फिर वही साल भर का हिसाब, वही उधार, वही ताने। तभी खेत के रास्ते से दो आदमी पैदल आते दिखते हैं। वे थे मुखिया भैरवदत्त और उसका दाहिना हाथ सुखराम। मुखिया की चाल में रौब था और सुखराम की आंखों में चालाकी। मुखिया जी, यही है जगन। हर साल इसकी फसल सबसे साफ निकलती है। लगता है मेहनत करना जानता है। इसको अपने पास बुलाओ। सुखराम आवाज देता है। अरे ओ जगन, यहाँ आ, मुखिया जी बुला रहे हैं। जगन तुरंत अपना काम छोड़कर मुखिया जी के पास आता है। राम राम मुखिया जी। जगन, मैंने सुना है गांव में तुम्हारी फसल सबसे अच्छी हो रही है। मेहनत है मालिक, और ऊपर वाले की कृपा। इस बार फसल हमें दोगे? दाम बाजार से कम नहीं मिलेगा। जगन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। मुखिया जी, अगर आपकी नजर हम पर पड़ी है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम गरीब सही, लेकिन दिल से मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत कभी गलत हाथ में नहीं देते। फसल तैयार हो जाए तो खबर भिजवा देना। दोपहर को सरोज खाना लेकर आती है। लीजिए जी, खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आज मुखिया आए थे, बोले फसल खरीदेंगे। देखिए, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान रास्ता निकाल ही देता है। बस नीयत साफ रहनी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद फसल पक जाती है। मजदूर आते हैं, दिन भर कटाई होती है, बोरियां भरती जाती हैं। सारी बोरियां जगन के घर पहुंचा दो, कल मुखिया जी के यहाँ जाएगी। जगन की आंखों में संतोष है। उसे लगता है जैसे कई महीनों की मेहनत आज सही जगह पहुंची है। रात गहरी हो जाती है। सोनखेड़ा गांव गहरी नींद में डूब जाता है। तभी जगन की झोपड़ी के बाहर 4 परछाइयां रुकती हैं। ध्यान से चलो, आज अगर काम अधूरा रह गया तो जिसने भेजा है वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। गरीब आदमी है, दिन रात मेहनत करता है। अब ये सोचने का वक्त नहीं है। जो कहा गया है अब वही करना पड़ेगा। अंदर जगन करवट बदलता है। सरोज की आंख खुल जाती है। जगन, कुछ आवाज आई क्या? हवा होगी, सो जाओ। चोर एक एक करके बोरियां उठाते हैं। इतनी मेहनत का अनाज है,
लगता है हाथ कांप रहा है। हाथ नहीं, दिमाग मजबूत रखो। कुछ ही देर में चोर पूरी झोपड़ी खाली कर देते हैं। सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी के अंदर उतर रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी घर सूना लग रहा था। जगन, अनाज की सारी बोरियां गायब हैं। किसी ने सारी बोरी चोरी कर ली है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने खेत में दिन रात एक कर दिया सरोज। धूप में खड़ा रहा, पानी में सड़ा, बस इसलिए कि ये बोरियां इस घर में आए। अगर किसी अमीर का घर होता तो शायद चोरी ना होती। गरीब का घर है, इसलिए सबको लगता है यहाँ से उठाना आसान है। सरोज पास आकर बैठ जाती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि अनाज चला गया। दुख इस बात का है कि आपकी मेहनत को किसी ने ऐसे पैरों तले रौंद दिया जैसे उसका कोई मोल ही ना हो। कुछ देर सन्नाटा रहता है, फिर सरोज बोलती है। अब क्या होगा जी? मुखिया क्या कहेंगे? गांव क्या बोलेगा? जो सच है वही कहूंगा। अगर इज्जत चली गई तो मेहनत का क्या मतलब? मुखिया भैरव दत्त अपने आंगन में बैठा है। सामने सुखराम खड़ा है। जगन अंदर आता है, पैरों में झिझक साफ दिखती है। राम राम मालिक। जगन, तू अकेला आया है? बोरियां कहाँ हैं? जगन कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप मुखिया के सामने खड़ा रहता है। मैं पूछ रहा हूँ जगन, बोरियां कहाँ है? मुखिया जी, रात को चोरी हो गई, एक बोरी भी नहीं बची। क्या मतलब चोरी हो गई? तुम मजाक समझ रहे हो? मजाक नहीं है मालिक। अगर मजाक होता तो मैं यहाँ सिर झुकाकर खड़ा ना होता। कहीं तुमने अच्छे दाम के लालच में किसी और को तो नहीं बेचती? मुखिया जी, मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमान नहीं। अगर झूठ बोलना आता तो शायद आज इस हालत में ना खड़ा होता। सुखराम बीच में बोलता है। मालिक, ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। जगन उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर सच सामने आया तो बुरा होगा। जगन के घर में पैसों की तंगी हो जाती है। सरोज उड़द दाल पीस रही है। ये क्या बना रही हो सरोज? बड़े बना रही हूँ जगन। क्यों ना तुम गांव-गांव ये बड़े बेचो? सोचा कुछ अलग करके देखें। यही करेंगे सरोज। मेहनत बदलेगी, लेकिन रास्ता नहीं। जगन एक टोकरी में बड़े भरता है और गांव की तरफ बेचने निकल पड़ता है। बहन जी, गरम गरम बड़े हैं। जगन, इतना सादा खाना और इतना सुकून, 2 दे देना। दिन भर में जगन के सारे बड़े बिक जाते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में जगन के बड़े की मांग बढ़ती है। जगन अब गांव के बीच में एक छोटी बड़े की दुकान खोलता है। भैरव दत्त भी जगन की दुकान पे आता है। राम राम मालिक। जगन, मेरे यहाँ कल भोज है, सैकड़ों बड़े चाहिए। ठीक है मालिक, कल मैं आपके यहाँ बड़े ले आऊंगा। रात फिर उतरती है। पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है। रात को फिर जगन के यहाँ चोरी होती है। चोर सारे बड़े उठा ले जाते हैं। अगली सुबह जगन और सरोज बड़े को गायब देख उदास हो जाते हैं। हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब चुप नहीं बैठेंगे सरोज। अब मुझे डर नहीं लग रहा है जगन, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। पहली बार हमने सह लिया, दूसरी बार भी भगवान पर छोड़ दिया, लेकिन अब अगर चुप रहे तो ये लोग हमेशा गरीब को यूं ही लूटते रहेंगे।
इस बार जगन जानबूझकर बड़ों के घोल में तेज मिर्च मिला देता है। रात को चोर जैसे ही बड़े चुरा के खाते तो मिर्ची की वजह से चिल्ला देते। आग, आंखें जल रही हैं। जगन चोरों को पकड़ लेता है। अब बताओ, किसने भेजा है तुम लोगों को? सुखराम, उसी के कहने पे हमने चोरी की थी। अगली सुबह जगन उन चोरों को मुखिया के पास लेके गया। इन्होंने सब कबूल कर लिया है मालिक। इन्होंने ही मेरे यहाँ से अनाज और बड़े चुराए थे। किसके कहने पर ये सब किया तुम लोगों ने? सुखराम, इसी के कहने पे हमने चोरियां की मालिक। भैरव दत्त का चेहरा सख्त हो जाता है। सुखराम, इतने सालों का भरोसा तूने ऐसे तोड़ा? डर था मालिक, डर के अगर एक दिन आपने मुझे हटा दिया तो मैं क्या करूंगा। डर ने तुझे चोर बना दिया और मुझे अंधा। भैरव दत्त जगन की तरफ देखता है। आज अगर तूने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद सच कभी सामने ना आता। पुलिस सुखराम को पकड़कर ले जाती है।